कोई कहता है बाबा कैलाश में है, कोई कहता है बाबा काशी में है। आज मैं काशी पहुंच गया हूं। काशी बनारस वाराणसी दिल्ली व लखनऊ से बहुत ही पास में ही है। तो आज तक पूरे बनारस को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूं। इससे पहले हम एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन केवल रात में ही करके चले गए थे। बनारस एक ऐसी जगह है ना, जिसे देखने से ज्यादा महसूस करने की जरूरत होती है। तो आज हम बनारस यानी काशी यानी वाराणसी को महसूस करने व देखने आया हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे इस ब्लॉग में मैं आपको बनारस के कुछ यूनिक चीजों के बारे में बता सकूं। इस वाले ब्लॉग में मैं आपको मंदिर, पूजा घाट, खाना एवरी बी आवर गोइंग टू कवर्ड बनारस। बनारस में मेरी आज पहली सुबह थी। यह जानने से पहले कि काशी आखिर में है क्या, काशी विश्वनाथ टेम्पल जाकर शिवलिंग के दर्शन करना चाहता था। तो दोस्तों, बनारस को हम 2 दिन विजिट करेंगे। तो हमारा ये है फर्स्ट डे और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। इस समय हम कॉरिडोर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। आपको सामने गंगा बहती हुई नज़र आ रही होंगी। चलिए अब मैं आपको दर्शन के लिए अंदर ले चल रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने और 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है ये। दोस्तों, झमाझम पानी गिरने के बाद हम मंदिर के बाहर दर्शन करके आ चुके हैं। लगभग 2 घंटा पानी गिरा है। सामने आपको हम काशी विश्वनाथ भगवान के बाहर दर्शन करा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम अब आपको अगले स्थान की ओर ले चलता हूँ। हर हर महादेव। ये माता अहिल्याबाई की मूर्ति है। मंदिर परिसर साफ सुथरा रखने के लिए मैं आपको इसमें कॉरिडोर दिखा रहा हूँ, बाहर के दर्शन करा रहा हूँ। अभी भी पानी गिर चुका है और दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का नया कॉरिडोर है, जिसे 3 वर्ष पूर्व बनाया गया है। इस कॉरिडोर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ आपको अंदर के दृश्य नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे बाएं साइड में जो क्यू में लगे हुए हैं, ये जनरल दर्शन के लिए क्यू में लगे हुए हैं। इनको दर्शन करने के लिए कोई चार्जेस लगने वाले नहीं है। तो दर्शन करने के लिए ये एक नॉर्मल लाइन है। इसके अलावा आप 300 रुपए का टिकट ले सकते हैं, जहाँ पर आपको मंदिर के अंदर जल्दी से एंट्री मिल जाती है। लेकिन मंदिर के अंदर आपको ज्योतिर्लिंग के टच करने को नहीं मिल सकता है। बहुत भाग्यशाली लोगों को टच करने को मिलता है। तो मैं आज लगभग 12 बजे के करीब यहाँ पर आया था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। तो लगभग हमें जो 4 घंटा लगा है और हम शाम के 4 बजे के करीब हम मंदिर के बाहर आ पाए थे। अब मैं आपको मणिकर्णिका घाट के दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। बड़ी भीड़ है भैया।
भयंकर भीड़ है आज। पूरा जल से मणिकर्णिका डूब चुका है और हम बिना मणिकर्णिका घाट के दर्शन किए हुए अब हम बाहर की ओर निकल आए हैं। गलियों से होते हुए मैं आपको भैरव मंदिर ले चल रहा हूँ। भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं। अब हम आपको आगे स्थान के दर्शन के लिए चलूँगा। अब हम आपको मृत्युंजय मंदिर की ओर ले चलूँगा। अब हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं महामृत्युंजय के, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं महामृत्युंजय जी के, और हम मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ का एड्रेस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ से आप दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। यहाँ का एंट्री दरवाजा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बनारस की हर गलियों में भगवान बसे हुए हैं। तो मंदिर के सम्मुख हम आ चुके हैं और हम आपको दर्शन कराते हैं। सामने लोग दर्शन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। मैं आपको यहाँ की मान्यता भी बताऊंगा, और यहाँ एक ऐसा कुआं है जिसके बारे में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। कितनी बड़ी जगह है यहाँ पर। यहाँ मंदिर बड़ा भव्य बनाया गया है। अब मैं उस कुएं के पास पहुंचने वाला हूं जिसको इस वीडियो में मैंने बताया था। सामने आ चुका है धन्वंतरी कुआं। कहते हैं इस कुएं का जल पीने से बड़ा सा बड़ा रोग खत्म हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। धन्वंतरी जी बहुत दिनों से किसी व्यक्ति का इलाज कर रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहा था। जो इंसान बीमार था उसने इस कुएं का जल का पानी का सेवन किया। इस कुएं का जल पीने के मात्र 2 दिन के बाद ही ठीक हो गया। इस बात से धन्वंतरी जी को बहुत ही गुस्सा आया। फिर वे यहाँ पर आए और दर्शन किया और अपनी सारी औषधियाँ इस कुएं में फेंक दी थी। इस कुएं में जल निकालने के लिए आज चरखी लगी हुई है, और जिन चरखियों से जल निकाला जाता तो हर चरखी से जल का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन कुएं का जल एक ही है। इस कुएं का लगातार जल पीने से पेट के रोग और पथरी जैसे रोगों का निवारण हो जाता है। यहाँ लोगों का कहना है कि कैंसर जैसे पीड़ित लोग भी यहाँ से 10-10 लीटर 20-20 लीटर जल ले जाते हैं, और ठीक तो ही हो रहे तभी तो यहाँ से जल ले जा रहे हैं। तो इस कुएं की विशेषता होने पर हम भी यहाँ से जल ले जाते हैं और कुछ जल भी ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने जल ग्रहण किया यहाँ का, और कुछ जल अपने घर के लिए यहाँ से ले जा रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग जप भी करते हैं और उसके बाद यहाँ का जल ग्रहण करते हैं। और उसी के सामने छोटा सा ये कुंड बना हुआ है जहाँ इस सभी जल यहाँ एकत्र होता है। तो कोढ़ी लोग इस कुंड में नहाते हैं और उसके बाद उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, और यहाँ नहाने के बाद उस कुएं के जल से भी स्नान करते हैं। तो इस स्थान पर सभी कुएं का वेस्ट जल आता है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इस कुंड में चर्म रोग, कुष्ठ रोग के जितने पीड़ित होते हैं तो यहाँ स्नान करने से उनका चर्म रोग ठीक हो जाता है। वो लोग इतवार और मंगल को यहाँ स्नान करने आते हैं। तो इस समय मैं आपको कुआं दिखा रहा हूँ।
तो कुएं के जल इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लेकिन यहाँ जो 8 गरारी हैं जिसे जल निकाला जाता है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम फिर से मंदिर की ओर अंदर आपको फिर से ले चल रहे हैं। तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ जप करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। तो बहुत सारे यहाँ मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे इस प्रांगण के अंदर। तो यहाँ ये दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर आपको हम ले चलते हैं। ये सामने आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर जा रहे हैं। देखिए अगल बगल आपको जप करते हुए लोग बहुत से दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और अपने निजी जनों को शेयर करिएगा, जिससे के बारे में इसको पता चल सके और इस कुएं का जल ले जाकर वो असाध रोगों को वो ठीक कर सके। तो एक बार फिर से मैं मंदिर के सामने पहुंच चुका हूं। यहीं से मृत्युंजय भगवान को नमन करके हम मंदिर प्रांगण के बाहर निकल रहे हैं। कितना विश्वास है लोगों का। तो दोस्तों ये महादेव की नगरी है, तो आपको यहाँ आकर सब गुम हो जाओगे, सब तकलीफ भूल जाओगे। तो मैंने आपको मृत्युंजय भगवान के दर्शन कराए और इस कुएं की विशेषता के बारे में बताया। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। अब हम आपको ले चल रहेंगे लक्ष्मी चाय की दुकान की तरफ। चलिए रास्ते को घूमते हुए हम अब ढूंढते हैं लक्ष्मी चाय की दुकान। तो इस समय रात के 8 बज चुके हैं और लक्ष्मी चाय की दुकान की तरफ हम जा रहे थे, तभी सामने हमको लक्ष्मी चाय की दुकान दिखाई पड़ी। चलिए हम अंदर आपको ले चलते हैं। लोगों का कहना है कि यह 80 साल पुरानी चाय की दुकान है। तो यहाँ पर मैंने एक चाय ली और एक ब्रेड मक्खन लिया, जिसका कीमत ब्रेड मक्खन की 40 रुपये है। ये सामने व्यक्ति टोस्ट को सेकता हुआ आपको दिख रहा होगा। बनारस की बड़ी प्रसिद्ध चाय लक्ष्मी चाय वाला है, मगर मुझे कोई खास चाय नहीं लगी। अगर आप लक्ष्मी चाय वाले पीना चाहते हैं तो चौक थाने के बगल में ही ये लक्ष्मी चाय की दुकान है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। इसमें रात के बजे है 8। देखिए अब भी कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है गेट नंबर 4 से दर्शन करने के लिए। ये सामने आपको सुलभ दर्शन बुकिंग यहाँ से होती है, तो आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। रात तो 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। पेट में बहुत जोर से भूख लगी है, तो हम पहुंच गए होटल देवा और इसी के अंदर हम भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर चुका हूं। सबसे पहले मैं भोजन करता हूं, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा अपने रूम पर। इस रूम से मैं आपको गोदोलिया चौराहे के व्यू दिखा रहा हूं होटल के ऊपर से। कितना खूबसूरत बनारस आपको दिख रहा है। खाना खाने के बाद हम सामने पहुंच चुके हैं काशी चाट वाले के दुकान के सामने। देखिए रात को 9 बजने वाले हैं। देखिए अब भी काफी भयंकर भीड़ लगी हुई है। तो हम आपको अपने रूम पर ले चल रहा हूं और मैं आपको रूम का लोकेशन भी आगे बताता हूं। देखिए सामने आपको कितनी भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों जो रूम हमने लिया है वो चर्च वाली गली के दाईं ओर जो रास्ता गया है उसी के 50 मीटर अंदर गली में शिवा होटल है, जो अभी नया बना हुआ है। तो वहाँ हमने रूम लिया है। तो मैं आपको होटल की व्यू दिखाता हूँ। ये रूम मेरा जो है बेड वाला है और हमने ये 28 रुपये में लिया है 1 नाइट। तो इस होटल का मैं एड्रेस व फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों ये मेरा वाराणसी में दूसरा दिन है और अपने रूम से निकल रहे हैं। अब हम आपको पूरे दिन बनारस में कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करेंगे मैं आपको बताऊंगा।
इस समय हम राम भंडार पर खड़े हुए हैं। तो राम भंडार की 2 कचौड़ियाँ जो हैं 60 रुपए में दी जाती हैं। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम गदोलिया चौराहे से ऑटो पकड़ेंगे और हम जाएंगे बेचू में स्थित विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। तो रास्ते में ये सामने आपको दुर्गा मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा, तो लौटते समय आपको हम दर्शन यहाँ के भी कराएंगे। और इसके आगे जो पड़ेगा वो तुलसी मानस मंदिर पड़ेगा, उसको भी हम आपको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं बेचू में स्थित विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा तुलसी मानस मंदिर, और हम आपको ले चल रहे हैं बेचू में स्थित विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराने के लिए। तो विश्वनाथ मंदिर बेचू में दर्शन करने के लिए आपको गदोलिया चौराहे से 25 रुपये ऑटो वाला लेगा और आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपको काशी विश्वविद्यालय के सामने गेट पर छोड़ देगा। ये चाची वाला है, जलेबी और पूरी सब्जी। ये चाची, ये सामने बेचू है। बेचू चौराहे के पास आपको ये ऑटो वाला छोड़ देगा। आपको दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा जो पर पर्सन 10 रुपये आपसे चार्ज करेगा और आपको विश्वनाथ मंदिर के सामने छोड़ देगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं विश्वनाथ मंदिर के सामने और हम आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कराते हैं और ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। ले भैया, सबसे पहले जूता चप्पल काउंटर चलते हैं, जूता रखते हैं। इसका कोई चार्ज पड़ेगा? हाँ, 2 रुपये जोड़ा है। 2 रुपये जोड़ा है, 10 रुपये देना है आपको, है? बेचू में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर अपने विशाल स्वरूप मंदिर के लिए जाना जाता है। कहा जाता है बेचू में स्थित इस मंदिर की ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 252 फीट है। इस हिसाब से देखा जाए तो बनारस का ये देश का सबसे ऊंचा शिखर वाला मंदिर है। उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने 1954 में इसका निर्माण का कार्य पूरा कराया। हालांकि उस वक्त भी मंदिर के शिखर का काम अधूरा था। उसके बाद 1966 में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। दर्शन करके हम अब बाहर आ चुके हैं। चलिए आपको हम प्रथम तल पर ले चलेंगे। इस मंदिर का निर्माण काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के ठीक बीचों बीच स्थित यह मंदिर 2,10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थित है। प्रथम तल के दर्शन करने के बाद अब हम आपको नीचे की ओर ले चल रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सारनाथ। विकास, सारनाथ चल रहे हैं। यहाँ से ऑटो वाला बता रहे हैं भैया कि 22 किलोमीटर है। काशी विश्वनाथ बेचू बस्ती के अंदर है, वहाँ से 22 किलोमीटर बता रहे हैं, मगर गूगल मैप में 17 किलोमीटर दिखा रहा है। 22 पड़ रहा है। चाची की दुकान जो सामने है, दुकान बड़ी फेमस दुकान है भाई।
खुराफात है ना जिंदगी में। ये पहलवान लस्सी, हाँ ये भी फेमस है पहलवान लस्सी। मेन पहलवान लस्सी। इसलिए कौन सा है भैया, इसलिए कौन सा है इसमें? ये ऑटो मैंने विश्वनाथ मंदिर के सामने से हायर किया और इस ऑटो ने 700 रुपया लिया। तो हम लोग सारनाथ गेट पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये सभी लोग श्रीलंका से आए हुए हैं। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है। टिकट 30 रुपये पर पर्सन पड़ा है। म्यूजियम टिकट 5 रुपए की, म्यूजियम टिकट 5 रुपये की और सर वो उत्खनन स्थल की 25 की। 25 कॉम्बिनेशन ले लो 30 रुपए का दोनों। अब अंदर आपको प्रवेश कराने जा रहे हैं। बौद्ध स्थलों में सारनाथ एक महत्वपूर्ण, पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक बौद्ध तीर्थ स्थल व सर्वविदित है। यह स्थान भगवान बौद्ध के जीवन से और शिक्षाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। भगवान बौद्ध ने अपनी धार्मिक यात्रा 528 ईस्वी पूर्व इसी स्थान से अपना पहला उपदेश देकर शुरू की थी। अगर इस स्तूप की डिजाइन की बात करें तो ये मिट्टी और ईंटों से बना ये स्तूप 43.6 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़ा है। इसका निचले हिस्से पर पुष्पों की नक्काशी हुई है। दीवारों पर मनुष्य व पक्षियों के चित्र बने हैं। इसके अलावा यह ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख हैं। अगर अन्य स्रोतों की बात करें तो सारनाथ में चौखंडी स्तूप भी है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अब आपको हम म्यूजियम दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। तो म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए आप कैमरा, मोबाइल और बैग कुछ नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ रखने की यहाँ व्यवस्था की गई है, तो आप मोबाइल कैमरा जमा करके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये सामने काउंटर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आप मोबाइल कैमरा जमा कर सकते हैं। तो म्यूजियम देखने के बाद हम आपको आगे कुछ और मंदिर जो यहाँ के हैं उनको भी आपको हम विजिट कराने के लिए चल रहा हूँ। तो इनको आप विजिट करिए। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे बनारस का दुर्गा मंदिर। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। यह मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लाल पत्थरों से बने अति भव्य इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है और इस मंदिर में मां दुर्गा यंत्र रूप में विराजमान है। इस मंदिर में बाबा भैरव नाथ जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता काली की मूर्ति रूप में अलग से मंदिर है। यहाँ मांगलिक कार्य, मुंडन इत्यादि में मां के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी भवानी ने कराया था। कहा जाता है कि यहाँ बीसा यंत्र स्थापित है
यहाँ पर 12 पाए विशाल मंडप बना हुआ है। देखा जाए तो कई वजह से यह मंदिर प्रसिद्ध है। दुर्गा माँ के दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। अब आपको हम मानस मंदिर ले चल रहे हैं। अब आ गए हम आपको मानस मंदिर के दर्शन कराने के लिए अंदर ले चल रहे हैं। देवी दुर्गा मंदिर के पास संगमरमर का यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यह उस मंदिर पास स्थित है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे। उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस लिखा था। अब आपको हम मानस मंदिर के ऊपरी तल पर ले चल रहे हैं। तो मैं तुलसी मानस मंदिर के ऊपरी तल घुमाकर अब मैं मंदिर के बाहर आपको ले चल रहा हूँ। तो मानस मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम अब आपको ले चलेंगे संकट मोचन मंदिर। तो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो रास्ते में आपको बाटी चोखा लाना पड़ेगा जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस समय हम पहुँच गए हैं संकट मोचन मंदिर। तो यहाँ मोबाइल कैमरा ले जाना अंदर वर्जित है, इसलिए हम आपको बाहर से ही संकट मोचन मंदिर के दर्शन करा देते हैं। और मैंने यहाँ अंदर भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। और तो संकट मोचन मंदिर के दर्शन कर ले आए हैं। अब हम जा रहे हैं गोदरिया की ओर। अरे बोला नहीं रो भाई, राधे राधे। अर्जा भाई। अब हम पहुंच गए हैं गोदोलिया चौराहा। इतने सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद और बनारस के जायकों का मजा लेने के बाद मुझे अपने एक बड़े डर का सामना करना था। मुझे मणिकर्णिका घाट जाना था, लेकिन वहाँ पूरा मणिकर्णिका घाट डूब चुका था। अब आपको हम ऋषिकेश घाट ले चल रहे हैं। बनारस में मैंने 2 दिन बिताए। शायद ये 2 दिन काफ़ी नहीं थे, शायद ये काफ़ी हो भी ना। इन 2 दिनों में मैंने कई तरह के इमोशन फील किए और कई बार मेरी आंखें भर आईं और कई बार मैं मुस्कराया भी। जिसने भी कहा है वो सच कहा है। कुछ जगहों पर आप जाते नहीं हो, आपको सही वक्त आने पर बुलाया जाता है। बनारस हमारे लिए एक ऐसी ही जगह थी। भोले बाबा ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। शायद उनकी मर्जी कुछ और थी। वो मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ समझाना चाहते थे, कुछ समझाना चाहते थे और मेरे आने वाले दिनों के लिए कुछ तैयार करना चाहते थे। कहने को अब भी बहुत कुछ है, लेकिन अब हम अगली बार मिलते हैं। बनारस की कई कड़ियों को अब भी हमें जोड़ना है। तो इस समय हम पहुंच गए हैं दशामेश घाट पर, जहां पर आरती इस समय चल रही है। तो आप आरती का मेरे साथ आनंद लीजिए। तो इस समय दशामेश घाट पर ये सामने आरती हो रही है। तो बनारस के सभी घाट इस समय गंगा नदी के जल से पूरे तरह से डूब चुके हैं। केवल औपचारिक ही यहाँ पर आरती की जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से आप बनारस की घाटों का आप आनंद नहीं ले सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं। पूर्ण रूप से आपको वहाँ होने वाली आरती का आनंद नहीं ले सकते हैं। और साथ ही आपको विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे साधारणतः लगना पड़ सकता है।
तो दोस्तों इस समय हम दशामेध घाट पर होने वाली आरती में सम्मिलित हो चुके हैं, आरती ले चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप बनारस गए हैं और बनारस की इस गोदोलिया मार्केट को नहीं घूमा है, तो आपने बनारस को नहीं घूमा है, तो सामने आपको हम इस समय गोदोलिया के सामने बनी हुई मार्केट के आपको व्यू दिखा रहा हूं। तो मेरे साथ आप इस पूरी मार्केट का आनंद लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप बता चुका हूं कि बनारस में मैं 2 दिन रुका और 2 दिन में जितने ही जगहों पर हमने विजिट किया वो आपको हमने दर्शन कराए। इसमें से बहुत सारे मंदिर अभी भी छूटे हुए हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे कौन कौन से मंदिर अभी छूट चुके हैं, जिनको हम दोबारा आकर आपके लिए दर्शन कराऊंगा, आपके लिए एक्सप्लोर कराऊंगा। तो दोस्तों इस समय हम स्टेशन की ओर निकल पड़े हैं और हम पहुंच रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन पर, जो पहले कौन सा स्टेशन कहलाता था? मडवाडी स्टेशन कहलाता था, अब इसका नाम बनारस हो गया। ये वाराणसी कैंट से अलग है और ये वाराणसी कैंट जो रेलवे स्टेशन है उससे अलग है। अगर आप कानपुर के लिए यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं तो आपको इसी रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। Japanese Prime Minister. थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो इस समय हम बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर भ्रमण कर रहे हैं। दोस्तों मेरी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 6 पर आ चुकी है और यहाँ से हम कानपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनारस का यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।